प्रीवियस क्लास में हम एच पैरामीटर मॉडल पढ़े थे। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का एच पैरामीटर मॉडल देखे थे। वो एच पैरामीटर मॉडल में हमने इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन, ये सारा पैरामीटर का कैलकुलेशन हम देखे थे। तो हमने ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में हम सारे पैरामीटर की कैलकुलेशन के लिए हम एग्जैक्ट एनालिसिस किए थे। ठीक है, एग्जैक्ट एनालिसिस किए थे। आज हम देखते हैं उसकी सिंप्लीफाइड हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल की ओर देखते हैं। तो सिंप्लीफाइड हाइब्रिड पैरामीटर, सिंप्लीफाइड हाइब्रिड पैरामीटर, सिंप्लीफाइड हाइब्रिड पैरामीटर एच पैरामीटर मॉडल, हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल, सिंप्लीफाइड एच पैरामीटर मॉडल है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल की ओर तब चलते हैं। हमने उसमें, आपको याद होगा कि हमने उसमें एक ऐसा देखे थे पैरामीटर जिसको एच नॉट से शो किए थे। बेसिकली ये एच नॉट जो है वो आउटपुट कंडक्टेंस है। ठीक है, एच पैरामीटर मॉडल में क्या है, आउटपुट कंडक्टेंस है। और जब आउटपुट कंडक्टेंस की जो और आर एल है वो लोड रजिस्टर लगाते हैं। एक्सटर्नली जो हम रजिस्टर यूज़ करते हैं लोड रजिस्टर, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आर एल है। तो अगर एच नॉट इंटू आर एल, ठीक है, तो अगर एच नॉट इंटू आर एल की वैल्यू अगर क्या होता है, लेस देन अगर 0.1 होता है, एच नॉट इंटू आर एल की वैल्यू अगर लेस देन 0.1 होता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम किसकी तरफ चलते हैं, सिंप्लीफाइड एच पैरामीटर मॉडल की ओर जाते हैं। सिंप्लीफाइड एच पैरामीटर मॉडल की ओर हम चलते हैं। ठीक है, कब चलते हैं, जब एच नॉट इंटू आर एल की वैल्यू है वो लेस देन क्या होता है, 0.1 होता है। तो होता क्या है कि एग्जैक्ट मैथमेटिकल जो एनालिसिस है कोई भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का बहुत ही लेंदी और कॉम्प्लेक्स होता है। जब एच नॉट इंटू आर एल की वैल्यू है वो लेस देन 0.1 होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, सारे पैरामीटर की एनालिसिस को हम अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस मेथड से हम करते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम एग्जैक्ट एनालिसिस की ओर चलते हैं। तो सपोज हम एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, उसकी एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको बताया भी था, ये आपका एच आई ई, ऐसा एच आई, फिर उसके बाद फिर इसके साथ एक आपने देखे होंगे एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जिसको हमने क्या लिखे थे, आउटपुट वोल्टेज इनटू, मैं इसको बताऊंगा आपको कैसे बना है उसको, एच एफ। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर यहाँ से हम लगा लेते हैं, ये आपका एक्सटर्नल सोर्स रजिस्टर और ये एक्सटर्नली सोर्स वोल्टेज है, ये वी एस है, ये आपका आर एस, ये आपका क्या टर्मिनल है, ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल, और ये एच आई है। बेस में फ्लो होने वाले करंट को हम क्या दे देते हैं, बेस करंट आई बी दे देते हैं। ठीक है, फिर इसके आउटपुट सेक्शन को ड्रॉ करते हैं। आउटपुट सेक्शन में करंट सोर्स है आपका एच एफ इंटू क्या है, आई बी, बेस करंट इनपुट करंट का फंक्शन होता है। ठीक है, फिर उसके साथ में क्या होता है, आउटपुट सेक्शन एच पैरामीटर मॉडल में नॉर्टन सर्किट होता है। तो नॉर्टन सर्किट में हमेशा करंट सोर्स के साथ पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस यूज होता है। तो 1 क्या होता है, एच नॉट यूज हो। क्लियर हुआ। फिर ये हो गया आपका, ये कलेक्टर टर्मिनल हो गया। फिर इस कलेक्टर से एक्सटर्नली क्या लगेगा, आपका लोड रजिस्टर यूज होंगे आर एल। ठीक है, अब हम चूंकि ये सिंप्लीफाइड एच पैरामीटर मॉडल को हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बना रहे हैं, ये आपका इमीटर टर्मिनल हो जाएगा। ये इमीटर को अपन क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं, क्योंकि इमीटर जो है वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। तो यदि एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को बेस और इमीटर के बीच से अप्लाई करते हैं और आउटपुट सिग्नल को इमीटर और कलेक्टर के बीच से प्राप्त करते हैं, तो उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर का
कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। चूँकि ये ट्रांजिस्टर की एच पैरामीटर जो मॉडल है वो कॉमन इमीटर के लिए है, इसलिए सारे पैरामीटर में हम क्या लगा लेते हैं, ई लगा देते हैं। ऐसा एच एफ ई वी एच एफ ई ऐसा। ये आई बी आपका बेस करंट है, इसमें फ्लो होने वाला, कलेक्टर में फ्लो होने वाला करंट को हम कलेक्टर करंट बोलेंगे। ठीक है, कलेक्टर और इमीटर के बीच की वोल्टेज को हम कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज वी सी ई दे देंगे। क्लियर हुआ। और बेस से इमीटर के बीच इनपुट वोल्टेज को हम बेस टू इमीटर वोल्टेज वी बी ई दे देते। क्लियर हुआ समझ में। तो ये है हमारा एग्जैक्ट एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट फॉर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन केस ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ। तो ये आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट जो वोल्टेज होता है बेस टू इमीटर वोल्टेज होता है, इनपुट जो करंट होता है वो बेस करंट होता है, आउटपुट वोल्टेज होता है वो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज होता है, और आउटपुट जो करंट होता है वो कलेक्टर करंट होता है। क्लियर हुआ। तो आप सबको पता है कि ये वाला जो पैरामीटर है एच एफ ई को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड, एच एफ ई को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड वोल्ट, एच एफ ई नहीं है, सॉरी, एच आर ई है, एच आर ई रिवर्स वोल्टेज गेन है, एच एफ ई है वो क्या है आपका, फॉरवर्ड करेंट गेन पैरामीटर। ठीक है, तो एच आई ई है वो इनपुट इम्पिडेंस पैरामीटर होता है, और एच नॉट जो होता है आउटपुट कंडक्टेंस होता है। तो यहाँ पर 1/H0 लिखा हूँ, इसका मतलब एच नॉट ई हो जाएगा, 1/H0 ई, तो ये हो जाएगा आउटपुट रेजिस्टेंस पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आउटपुट इम्पिडेंस पैरामीटर। तो ये आपका एग्जैक्ट एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर अगर आउटपुट सेक्शन को अगर कंसिडर करेंगे, यहाँ पर आउटपुट, ये वाला आउटपुट पोर्ट है, तो आउटपुट पोर्ट में 1/H0 ई जो है वो पैरेलल विथ क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RL एंड RC। यहाँ पर एक कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस भी लगता है जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कलेक्टर लोड की तरह वर्क करता है। RL तो एम्पलीफायर सर्किट में एक्सटर्नली यूज्ड लोड है जिसमें हम कंप्लीट आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करते हैं, और RC जो है वो कलेक्टर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कलेक्टर रेजिस्टेंस और लोड का पैरेलल है 1/HOE, मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस पैरामीटर के साथ क्या है, यहाँ पर पैरेलल में होता है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, अगर 1/HOE की वैल्यू जो है वो RL और RC की पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा है। 1/HOE is output conductance parameter, but here 1/HOE is output resistance parameter, और 1/HOE की वैल्यू जब RL और RC की पैरेलल कॉम्बिनेशन से अगर ज़्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में ये तो आप इम्पिडेंस हो गए। तो जब किसी सर्किट की इम्पिडेंस लार्जर हो, बहुत ज़्यादा लार्ज हो, तो इम्पिडेंस लार्जर होने के कारण उसमें फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो नेग्लिजिबल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। जब इसमें नेग्लिजिबल अमाउंट का करंट का फ्लो होगा तो उस वाले पोर्शन को हम किसकी तरह कंसिडर कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि वो ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करता है। क्लियर हुआ।
तो 1/H/O/E की वैल्यू जब RL और RC की पैरेलल कॉम्बिनेशन से बहुत ही ज़्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में लार्ज इम्पीडेंस होने के कारण उसमें वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होगा। नेग्लिजिबल अमाउंट में जिस भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो होंगे उस सर्किट को हम ऑलवेज क्या करते हैं, ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसकी वैल्यू वेरी वेरी लार्ज होंगे तो इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू वेरी स्मॉल होगा, और जब इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू वेरी स्मॉल होंगे तो उस पर्टिकुलर ब्रांच को हम बोल सकते हैं कि वो ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। फाइनली उसको हम क्या कर सकते हैं, सर्किट से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। उस 1/H/O/E पैरामीटर को हम सर्किट से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब देखो 1/H/O/E को रिमूव करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, उस पर्टिकुलर ब्रांच को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। देखो अब ये 1/H/O/E वाले ब्रांच को हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया तो इसमें नेग्लिजिबल अमाउंट में करंट का फ्लो हो रहा था। तो जब इसमें नेग्लिजिबल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा था इस कारण हमने इस पर्टिकुलर ब्रांच को नेग्लेक्ट किया, तो फाइनली आईसी जो करंट है, कंप्लीट जो कलेक्टर करंट है वो क्या हो जाएगा, सो फ्लोइंग करंट जो होंगे, फ्लोइंग कलेक्टर जो करंट होगा, फ्लोइंग कलेक्टर करंट आईसी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, HFE इंटू क्या हो जाएंगे, IB। तो कोई भी वेरी स्मॉल अमाउंट में आइडियली जीरो बोलूँगा, प्रैक्टिकली वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो प्रैक्टिकली वेरी वेरी स्मॉल या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट में ही करेंट है वो उस पर्टिकुलर ब्रांच में ड्रा होगा, और मोस्टली जो मैक्सिमम अमाउंट का जो करेंट है जो कि कलेक्टर करंट है, ऑल कलेक्टर करंट है, वो HFE इंटू IB के फॉर्म में उस पर्टिकुलर ब्रांच में क्या हो जाएंगे, फ्लो हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्लोइंग करंट है IC अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, HFE इंटू क्या हो जाएंगे, IB हो जाएंगे। तो होता क्या है, अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो जाएंगे, इनपुट पोर्ट पे जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इनपुट पोर्ट का वोल्टेज है आपका HRE इंटू VCE, ऐसा है, VCE है। अब HRE इंटू VCE, तो HRE इंटू VCE इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, IC इसको क्या लिख सकते हैं हम, IC इंटू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड रजिस्टर एंड कलेक्टर रजिस्टर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली IC इक्वल टू HRE, IC इक्वल टू ऊपर से हम यहाँ पर पुट करेंगे IC की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये HFE इंटू क्या हो जाएंगे, IB इंटू RL पैरेलल विथ RC। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि RC कहाँ से आ गया, तो एक्चुअल में यह RC यहाँ पर कलेक्टर्स रजिस्टर है जो कोई भी एम्पलीफायर सर्किट के कलेक्टर टर्मिनल पर यूज होता है। RL क्या है, उस एम्पलीफायर में यूज्ड एक्सटर्नल लोड रजिस्टर है जहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है यहाँ पर HRE इंटू HFE, HRE यहाँ पर RE है वो रिवर्स वोल्टेज गेन पैरामीटर है, HFE है वो फॉरवर्ड करेंट गेन पैरामीटर है। तो HRE इंटू HFE का जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होता है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0.01 होता है। तो 0.01 होगा, बहुत ही एक से भी बहुत कम होंगे। तो जब इस दोनों पैरामीटर की प्रोडक्ट वैल्यू कॉमन इमीटर के केस में अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0.01 के बराबर होगा तो उस केस में कंप्लीट HRE इंटू VCE है उसकी वैल्यू है वो क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे, नेग्लिजिबल वोल्टेज ड्रॉप मिलेंगे आपको, नेग्लिजिबल वोल्टेज मिलेगा। और अगर वोल्टेज की वैल्यू जब नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, जीरो के बराबर है, तो उस पर्टिकुलर केस में उस वोल्टेज सोर्स को हम एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू बहुत होने के कारण, बहुत कम होने के कारण हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे दैट मीन्स उसको जीरो के बराबर कंसिडर करेंगे। तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर HRE इंटू VCE है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगा,
नेग्लिजिबल मिलेगा, बहुत वेरी लो मिलेगी। नेग्लिजिबल वेरी लो अमाउंट का वेरी लो रहेगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट, इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन फिर से मैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में फिर से मैं उसको क्या करूँगा, अब हुआ क्या उसको बता रहा हूँ। एच वी सी ई इंटू एच आर ई है जो वोल्टेज ड्रॉप है। इस वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल अमाउंट पे वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण इस कंप्लीट वोल्टेज सोर्स को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। और जब भी हम इस वोल्टेज सोर्स को नेग्लेक्ट करेंगे, ऑलवेज इस वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दें। अगेन मैंने क्या बताया, 1/HOE का वैल्यू लोड के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होने के कारण इस पर्टिकुलर ब्रांच में नेग्लिजिबल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, जो कि बहुत ही कम होंगे। आइडियली उसकी वैल्यू क्या रहेंगे, ज़ीरो। तो जिस भी ब्रांच में ज़ीरो अमाउंट है या नेग्लिजिबल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, उस पर्टिकुलर ब्रांच को हम ओपन सर्किट से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने इस पर्टिकुलर ब्रांच को ओपन सर्किट से रिप्लेस करूंगा। इस वाले में वोल्टेज ड्रॉप बहुत होने के कारण, बहुत कम होने के कारण इसको किससे रिप्लेस करूंगा, शॉर्ट सर्किट से। फाइनली वी कैन ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम एज, ठीक है। तो ये है आपका एच एफ ई इंटू आई बी होगा। यहाँ पे तो आपका ब्रांच है, पैरेलल ब्रांच 1/HOE है, उसको नेग्लेक्ट कर दूंगा क्योंकि उसके नेग्लिजिबल रहेंगे। ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है, इसमें फ्लो होने वाला करंट कलेक्टर करंट IC होगा। ये आपका लोड है और एक इस लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज VCE दे देते हैं, VC कलेक्टर वोल्टेज। ये आपका इमीटर है, ग्राउंडेड कर देता हूँ। ये आपका क्या है, HIE है। यहाँ पर क्या है, आपका बेस है। बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज, बेस टू इमीटर वोल्टेज VBE है। ये आपका क्या हो जाएगा, सोर्स रजिस्टर, और ये हो जाएगा एक्सटर्नल सोर्स वोल्टेज। क्लियर हुआ। तो ये हो गया सिंप्लीफाइड H पैरामीटर मॉडल, अप्रोक्सीमेट H पैरामीटर मॉडल ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो मैंने यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स था, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है, वोल्टेज वैल्यू है वो इस पर्टिकुलर रजिस्टर पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम हो रहा था। बहुत कम वोल्टेज होने के कारण मैंने उसको क्या किया, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, नेग्लिजिबल होने के कारण। और यहाँ पे 1/HOE दैट मीन्स आउटपुट रेजिस्टेंस वाले ब्रांच है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होने के कारण उसमें नेग्लिजिबल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा था। नेग्लिजिबल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण मैंने उस पर्टिकुलर पाथ को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। कारण आपको बता चुका हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। अब ये हो गया सिंप्लीफाइड मॉडल या फिर अप्रोक्सीमेट H पैरामीटर मॉडल ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो सिंप्लीफाइड और अप्रोक्सीमेट H पैरामीटर मॉडल ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है। अब अपन चलते हैं इसकी डिफरेंट पैरामीटर की कैलकुलेशन के लिए। हम सारे जितने भी पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे ना, सारे अप्रोक्सीमेट रहेंगे। नेग्लिजिबल अमाउंट में जो वैल्यू रहेगा, सारे वैल्यूज को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे और एक क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट पर कैलकुलेशन करते हैं इसकी करेंट गेन का, ठीक है। तो करेंट गेन, तो कोई भी किसी भी एम्पलीफायर का करेंट गेन क्या होता है, द करेंट गेन ऑफ एनी एम्पलीफायर मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट करेंट टू द इनपुट करेंट। तो इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर की करेंट गेन को मैं AI से शो करूँगा और AI विल बी रेशियो ऑफ आउटपुट करेंट। आउटपुट करेंट मतलब क्या होगा, -IC डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे यहाँ पर IB। माइनस क्यों आया, आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें रीज़न बताया था। एक्चुअल में मैंने लोड में दो करंट अजम्पशन किया था, एक जो लोड करंट IL और दूसरा आउटपुट कलेक्टर करंट IC। दोनों है वो लोड में ही आउटपुट पोर्ट में फ्लो होने वाला करंट है, बट दोनों करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इस कारण मैं यहाँ पर क्या लिया था, माइनस साइन लिया था। तो AI इक्वल टू -IC डिवाइडेड बाय क्या होंगे, IB। और हमने उसमें एग्जैक्ट एनालिसिस में देखे थे -IC बाई IB, आई का क्या निकाले थे कॉमन इमीटर के लिए, HFE
डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच ओ ई इंटू क्या होगा आर एल। ऐसा कैलकुलेशन देखे थे आप, मैं प्रीवियस लेक्चर से डायरेक्टली उठा रहा हूँ। तो एच ई का मतलब यहाँ पर समझ जाना कि ये कॉमन इमीटर मोड का केस है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में बताया था कि एच ओ ई जो होता है आउटपुट कंडक्टेंस जो पैरामीटर होता है उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। इसकी वैल्यू बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होंगे। तो जिसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होंगे उससे कोई सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एच आई मतलब कोई उतना अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में उससे ज़्यादा कोई अफेक्शन नहीं होगा, उससे कोई अफेक्टेड नहीं होंगे। तो एच ओ ई को हम क्या करते हैं कि नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एच ओ ई की वैल्यू है वो क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल होने के कारण हम उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट करेंगे, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ए आई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच एफ ई डिवाइडेड 1 प्लस जीरो इंटू क्या हो जाएगा आर एल हो जाएंगे। तो ए आई ई है जो अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू माइनस एच एफ ई हो जाएंगे। सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर करेंट गेन इन केस ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। क्लियर हुआ? तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के केस में ये करेंट गेन है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आ सिंप्लीफाइड एनालिसिस का केस, तो अप्रोक्सीमेट करेंट गेन ऑफ दिस कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। क्लियर हुआ? तो मैंने यहाँ पर इसको कहाँ से लिया, फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर। हमने माइनस एच एफ ई डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एच ओ ई इंटू आर एल का हम एक्स एनालिसिस किए थे, डिराइव करके बताया था। तो ई का मतलब यहाँ पर कॉमन इमीटर मोड का कैसा। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है। तो इनपुट इम्पिडेंस पैरामीटर देखते हैं अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में। इनपुट इम्पिडेंस पैरामीटर, सो इनपुट इम्पिडेंस ऑफ एनी एम्पलीफायर मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनपुट इम्पिडेंस पैरामीटर ऑफ एम्पलीफायर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ पर इनपुट वोल्टेज क्या है, बेस टू इमीटर वोल्टेज। तो बेस टू इमीटर वोल्टेज टू दी बेस करंट। बेस करंट यहाँ पर इनपुट करंट है। तो इनपुट इम्पिडेंस को अगेन मैं फिर से प्रीवियस एग्जैक्ट एनालिसिस से निकाल रहा हूँ, ले रहा हूँ। तो एग्जैक्ट एनालिसिस में हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव किए थे। वी नो दैट from exact analysis of common emitter amplifier, the input impedance Ri equal to HIE plus HRE into AI into क्या होगा RL। अब अभी मैंने बताया था आपको कि ये HRE जो होता है कॉमन इमीटर के केस में, HR जो पैरामीटर है रिवर्स वोल्टेज गेन जो पैरामीटर होता है उसका कॉमन इमीटर केस में उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो जब इस एच आर रिवर्स वोल्टेज गेन पैरामीटर एच आर ई की वैल्यू कॉमन इमीटर केस में बहुत कम होता है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो बाय नेग्लेक्टिंग एच आर ई वी गेट आर आई। इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो एच आई ई, इसको नेग्लेक्ट करेंगे जीरो इंटू क्या हो जाएगा ए आई इंटू क्या होगा आर एन। तो आर आई अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या हो जाएगा एच आई ई। सो इनपुट इम्पिडेंस ऑफ दिस एम्पलीफायर इन केस ऑफ अप्रोक्सीमेट एनालिसिस और सिंप्लीफाइड एनालिसिस आर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एच आई ई हो जाएंगे। ठीक, क्लियर हुआ? अगेन नेक्स्ट हम देखते हैं वोल्टेज गेन पैरामीटर। सो वोल्टेज गेन अगला हम देखेंगे वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज जो गेन होता है वोल्टेज गेन, so voltage gain of any amplifier may be defined as the ratio of output voltage to the input voltage। ठीक है, किसी भी एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज और उसके इनपुट वोल्टेज का रेशियो, उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन बोलते हैं। तो ए वी वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है और इनपुट जो वोल्टेज है वो क्या है आपका बेस टू इमीटर वोल्टेज। तो हम ए वी इक्वल टू प्रीवियस लेक्चर में डिराइव करके बताया था ए आई इंटू क्या निकला था आर एल डिवाइडेड बाई आर आई। और अभी मैंने यहाँ पर आर आई जो कि इनपुट इम्पिडेंस है इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का उसको कैलकुलेट किया था। तो उसको पुट करेंगे तो ए वी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आई इंटू क्या होगा आर एल। आर आई का वैल्यू अभी मैंने निकाला है एच आई। सो दिस विल बी अगेन एक्सप्रेशन अप्रोक्सीमेट वोल्टेज गेन एक्सप्रेशन इन केस ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो एच आई क्या है यहाँ पर इनपुट इम्पिडेंस एच पैरामीटर है।
इनपुट इम्पीडेंस क्या है, एच पैरामीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस किया, तो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में अभी अभी आर आई का वैल्यू निकाला, उस आर आई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। अब अगला है आउटपुट इम्पीडेंस पैरामीटर। अब अगला हम देखते हैं आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस सारे को अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस कर रहा हूँ, तो जो आपका पैरामीटर बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल वैल्यू का है, नेग्लिजिबल वैल्यू वाले सारे पैरामीटर को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ। सो आउटपुट इम्पीडेंस या फिर आउटपुट एडमिटेंस बोल सकते हो, आउटपुट एडमिटेंस बोलो चाहे इम्पीडेंस। ठीक है, तो आउटपुट जो इम्पीडेंस अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू दी आउटपुट करंट होता है। ठीक है, तो हमने फ्रॉम एग्जैक्ट एनालिसिस, हमने एग्जैक्ट एनालिसिस में द आउटपुट एडमिटेंस वाई नॉट, द आउटपुट एडमिटेंस वाई नॉट इक्वल टू क्या होगा, एच ओ ई माइनस एच एफ ई इंटू एच आर ई डिवाइडेड बाई क्या होगा, एच आई ई प्लस क्या होता है आर एस। ऐसा हम डेराइव किए थे, आउटपुट एडमिटेंस बोले थे। तो एडमिटेंस इज नथिंग बट इट इज अ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी डिवाइस के द्वारा एसी सर्किट में जो करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी शो होता है, उस करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है वो क्या है, एडमिटेंस। तो वाई नॉट इक्वल टू एच ओ ई माइनस एच एफ ई एच आर ई डिवाइडेड बाई एच आई ई प्लस आर एस। अभी अभी देखे होंगे कि मैंने बोला कि सिंप्लीफाइड एनालिसिस में एच एफ ई इंटू एच आर ई जो होता है, इसकी जो प्रोडक्ट के वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0.01, दैट मीन्स लेस देन 1, मतलब अब नेग्लिजिबल होता है, वेरी स्मॉल होता है। सिमिलरली एच ओ ई की वैल्यू भी नेग्लिजिबल होता है इन केस ऑफ कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन। तो एच ओ ई की वैल्यू भी नेग्लिजिबल है, एच एफ ई एच आर ई की वैल्यू नेग्लिजिबल है। तो सारे की वैल्यू जब नेग्लिजिबल है तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे। सो बाय नेग्लेक्टिंग एच ओ ई एंड एच आर ई, अगर इन दोनों को नेग्लेक्ट करेंगे मतलब जीरो के बराबर लेंगे तो वाई नॉट आउटपुट एडमिटेंस की वैल्यू क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो होंगे। सो आउटपुट एडमिटेंस जब जीरो है देन आउटपुट इम्पिडेंस, तो आउटपुट जो इम्पिडेंस होगा, आउटपुट इम्पिडेंस को आर नॉट से अगर शो करता हूँ तो आउटपुट इम्पिडेंस विल बी रेसिप्रोकल ऑफ आउटपुट एडमिटेंस। आउटपुट एडमिटेंस की वैल्यू जीरो है तो 1/0, देन आर नॉट विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू इनफाइनाइट। तो आउटपुट एडमिटेंस की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको, इनफाइनाइट मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आउटपुट एडमिटेंस पैरामीटर है वो क्या होंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। दिस विल बी अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। सारा एनालिसिस में क्या रहा हूँ, ये वाई नॉट है वो एडमिटेंस है, एडमिटेंस इस रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस को मैंने आर नॉट लिया तो आर नॉट इक्वल टू 1/वाई नॉट की वैल्यू जीरो लिख लिया तो आर नॉट की वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, इनफाइनाइट। अब देखो मतलब इस कलेक्टर और इस इमीटर के बीच अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस कलेक्टर और इमीटर टर्मिनल के बीच इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच अगर हम इसकी इम्पीडेंस देखें तो ये क्या होगा, आर नॉट होंगे। अगर यहाँ से हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, आर नॉट डैश होगा। क्लियर हुआ। सो आउटपुट इम्पीडेंस अब कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इंक्लूडिंग लोड रेजिस्टेंस। अगर हम लोड रेजिस्टेंस को भी कंसीडर कर रहे हैं देन आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्पलीफायर इंक्लूडिंग लोड रेजिस्टेंस। जब लोड रेजिस्टेंस को भी अगर हम शामिल कर रहे हैं, लोड को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो आउटपुट में क्या फर्क पड़ता है ये देखते हैं। तो देख सकते हैं, तो यहाँ पर
कलेक्टर और इस इमीटर के बीच की रेजिस्टेंस को मैं आउटपुट इम्पीडेंस आर नॉट बोला। ये आर नॉट जो है देखा जाए तो ये आर एल के साथ क्या दिख रहा है, पैरेलल। इस दोनों पॉइंट के बीच का इम्पीडेंस अगर आर नॉट है तो ये आर नॉट इस आर एल के साथ क्या है, पैरेलल। तो इन दोनों को अगर इस आर एल को भी काउंट करूं तो उस केस में इम्पीडेंस है उसको क्या माना मैं, आर नॉट डैश माना। तो आर नॉट डैश जो हो जाएंगे तो आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ दिस एम्पलीफायर इंक्लूडिंग load resistance R naught dash will be parallel of R naught with RL और R naught दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। और अभी अभी मैंने बताया कि ये R naught की वैल्यू इनफाइनाइट है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, RL। तो ये R naught डैश हो जाएंगे, फिर R naught डैश इक्वल टू हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू RL। यहाँ पर बहुत लोग सोचेंगे कि कैसे इन्फिनिटी और RL की वैल्यू है वो क्या है, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू RL आ रहा है, क्यों इन्फिनिटी नहीं आ रहा है। तो मैं ये बता देता हूँ, जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आप सॉल्व करते हैं ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट जो वैल्यू मिलता है, वो जो इक्विवेलेंट वैल्यू जो है वो हमेशा जो लोअर वैल्यू है उसके अप्रॉक्सीमेट इक्वल ही मिलते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ये तो लार्जर वैल्यू है, ये आर एल, तो इनफाइनाइट और आर एल का पैरेलल भी सॉल्व करोगे ना, तो जो पैरेलल इक्विवेलेंट जो वैल्यू मिलेंगे वो लोड रेजिस्टेंस मतलब लोअर वैल्यू के बराबर। अगर आप 100 और 10 का पैरेलल सॉल्व करोगे ना, तो दोनों के पैरेलल का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 10 ओम के आसपास ही मिलेंगे, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा आरएल के आसपास ही वैल्यू का मिलेगा। इस कारण उसकी आउटपुट जो रेजिस्टेंस है, जब लोड रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो लोड का ही क्या होगा, इक्वल होगा। अब वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर इंक्लूडिंग सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। सो वोल्टेज गेन इंक्लूडिंग सोर्स रेजिस्टेंस। तो जब हम सोर्स रेजिस्टेंस को जब इंक्लूड कर रहे हैं तो उस केस में उसका वोल्टेज गेन क्या होगा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जब एग्जैक्ट एनालिसिस किए थे तो वोल्टेज गेन इंक्लूडिंग सोर्स रेजिस्टेंस एवीएस निकाले थे, और एवीएस इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज गेन इनटू आर आई डिवाइडेड बाय क्या है, आर आई प्लस क्या है, आर एस। अब देखे होंगे अभी अभी मैंने अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में आर आई का वैल्यू भी निकाला है, ये आर आई का वैल्यू निकाला, तो यहाँ पर दोनों जगह पे आर आई का वैल्यू रख दो। तो अगर आपको लिखना है तो ए वी एस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए वी, आर आई का वैल्यू क्या निकाले थे हम, एच आई ई होल डिवाइडेड बाय एच आई ई प्लस क्या हो जाएगा, ये आर है। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज गेन इक्वेशन फॉर कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इन अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, ठीक है। अब वैसे अब करेंट गेन इंक्लूडिंग सोर्स रेजिस्टेंस, करेंट गेन ऑफ एम्पलीफायर सारे करेंट कॉमन इमीटर के लिए चल रहा है। करेंट गेन ऑफ एम्पलीफायर इंक्लूडिंग सोर्स रेजिस्टेंस। तो जब सोर्स रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में इसका करेंट गेन, तो इसकी करेंट गेन जो होगा ए आई एस, करेंट गेन ऑफ एम्पलीफायर इंक्लूडिंग सोर्स रेजिस्टेंस, ए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई करेंट गेन इनटू सोर्स रेजिस्टेंस। ये डेराइव किया था पिछले लेक्चर में, उसी को एज इट इज उतार रहा हूँ ना, कहाँ से आया ऐसा मत बोलना, पिछला लेक्चर आप लोग देखना तभी पढ़ना। आर आई प्लस क्या हो जाएंगे, आर एस। तो पिछला लेक्चर ए आई का वैल्यू करेंट गेन, सिंपल करेंट गेन अभी अभी हम निकाले हैं। सिंपल करेंट गेन क्या निकाले हैं, हाँ यहाँ पर सिंपल आपका वोल्टेज गेन, सिंप्लीफाइड वोल्टेज गेन भी निकाले, उसका भी वैल्यू रख सकते हैं। तो वोल्टेज जो गेन है वो क्या निकल, उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो। करेंट गेन की वैल्यू किसके इक्वल निकला था, माइनस एच एफ ई के, तो इसको माइनस एच एफ ई रख सकते हो, इंटू आर एस रख दो। आर आई का वैल्यू हम एच आई ई निकाले थे, प्लस क्या होगा, आर एस। तो ये आई एस करेंट गेन ऑफ एम्पलीफायर इंक्लूडिंग सोर्स रेजिस्टेंस। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, ठीक है।
तो ये कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के केस में अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, सिंप्लीफाइड एच पैरामीटर मॉडल है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो मैंने इसमें सारा पैरामीटर है उसको प्रीवियस लेक्चर या फिर एग्जैक्ट एनालिसिस ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर से लिया था। मैंने इसमें सिंप्लीफाइड करेंट गेन, सिंप्लीफाइड एच पैरामीटर मॉडल का करेंट गेन निकाला, उसकी इनपुट इम्पीडेंस निकाला, उसकी वोल्टेज गेन निकाला, उसकी आउटपुट इम्पीडेंस कैलकुलेशन किए, उसकी वोल्टेज गेन हमने देखा इंक्लूडिंग सोर्स रेजिस्टेंस, करंट गेन हम कैलकुलेशन किए इंक्लूडिंग सोर्स। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये लेक्चर अगर क्लियर हो जाता है तो सेम यही कॉन्सेप्ट को लेकर मैं सिंप्लीफाइड एच पैरामीटर मॉडल फिर से लूँगा कॉमन कलेक्टर का। क्लियर हुआ? तो मैं सोचता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू। अगर समझ में आया, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें।